तो हमारे जो कोर्स है ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी पर होगा। भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के रूल्स पर हम इस कोर्स में आगे चलेंगे और साथ ही साथ हम पाराशरी के नियम भी लेंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो कहते हैं कि भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में पाराशरी की जरूरत नहीं है, किंतु मैं पर्सनली मानता हूं कि पाराशरी के नियमों के बिना भृगुनंदी नाड़ी के नियम भी वर्क नहीं करते। पाराशरी के कौन से नियम, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं बहुत शॉर्ट में। हम पाराशरी के भाव संबंधी नियम लेंगे। देखिएगा, नाड़ी ज्योतिष में मुख्यतः जीव लगन और कर्म लगन के आधार पर जन्म कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। जीव लगन क्या है? जीव लगन अर्थात पुरुष की कुंडली में गुरु और स्त्री की कुंडली में शुक्र को लगन बनाकर हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं। पुरुष की कुंडली के लिए गुरु को जीव कारक ग्रह माना गया है और स्त्री की कुंडली के लिए शुक्र को जीव कारक ग्रह माना गया है। अब इसके बाद इसमें पाराशरी के नियम कहां लग रहे हैं? देखिएगा, अगर हमें किसी पुरुष के मैरिटल स्टेटस के बारे में जानना है, उसकी मैरिड लाइफ के बारे में जानना है, तो सीधी सी बात है, गुरु से सप्तम भाव को आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। हालांकि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है, तो जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो मोस्टली ये कहते हैं कि आप शुक्र को लगन बनाइएगा और शुक्र को लगन बनाकर आप किसी पुरुष की पत्नी के बारे में जान सकते हैं। किंतु इतना पर्याप्त नहीं होता। अक्सर जो नाड़ी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या नाड़ी के स्टूडेंट्स हैं, वो गलती यही करते हैं कि वो केवल और केवल जीव लगन पर केंद्रित हो जाते हैं या फिर कारक लगन पर केंद्रित हो जाते हैं। अब केवल कारक लगन पर जिस समय आप केंद्रित हो जाते हैं, उस समय आप एक एप्रोमैक्स रिजल्ट ले सकते हैं, और जिस समय आप कारक लगन और जीव लगन से जो रिलीवेंट हाउस है उसको लगन बनाएंगे, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट आएंगे। सप्तऋषि नाड़ी इसमें बहुत ही, जीएन भासिन जी जिस सप्तऋषि नाड़ी पर बात करते हैं वो इसमें बहुत ही क्लियर है। सप्तऋषि नाड़ी उसमें कहती है कि जब भी आप जन्म कुंडली का एनालिसिस करेंगे तो संबंधित भाव का एनालिसिस जरूर करेंगे। जैसे कि नाड़ी ज्योतिष कहती है कि छोटे भाई का कारक बुध है, तो बुध को तो आप लगन बनाएंगे ही बनाएंगे, किंतु सप्तऋषि नाड़ी कहती है कि बुध के साथ आप जन्म कुंडली के तृतीय भाव को भी लगन बनाकर फलित देंगे। जब तक आप जन्म कुंडली के तृतीय भाव पर विचार नहीं करेंगे, तब तक आप किसी जातक के छोटे भाई के बारे में पूरी तरह से नहीं जान सकते। इसी तरह से आप जब किसी की मैरिड लाइफ के बारे में जानेंगे, किसी की वाइफ के बारे में जानेंगे, तो शुक्र को लगन बनाकर और जीव लगन से सप्तम भाव को लगन बनाकर ही आप डिटेल में जा सकते हैं। नाड़ी ज्योतिष में शुक्र को पत्नी का कारक ग्रह माना गया है। नो डाउट आप शुक्र को देखकर वाइफ के कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं, वाइफ की हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, केवल इतना बता सकते हैं। किंतु वाइफ के बारे में अगर आपको डिटेलिंग करनी है, आपको मैरिड लाइफ के बारे में डिटेलिंग करनी है, तो आपको जीव लगन से सप्तम भाव देखना ही पड़ेगा। नाड़ी ज्योतिष में शनि को कर्म का कारक ग्रह माना गया है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि मुख्यतः हम दो लगन लेते हैं, जीव लगन और कर्म लगन, क्योंकि जीवन में दो चीजें सबसे ज्यादा प्रधान है, एक इंसान का प्रोफेशन और दूसरा इंसान खुद। तो इसलिए कर्म लगन को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो जब भी हमें किसी का प्रोफेशन जानना होता है तो शनि को लगन बना लेते हैं। शनि को लगन बनाकर हम देखते हैं कि इस व्यक्ति की प्रोफेशनल स्ट्रेंथ क्या होगी, इस व्यक्ति की प्रोफेशनल सक्सेस किस तरह की होगी। किंतु जब आप जीव लगन को इंपॉर्टेंस देख रहे हैं तो गुरु से दसम भाव भी आपको देखना पड़ेगा। जब तक आप गुरु से दसम भाव नहीं देखेंगे, तब तक केवल शनि आपको रिजल्ट नहीं देगा। और साथ ही साथ क्योंकि हमने अब शनि को लगन बनाया है, तो शनि तो अपने आप में न्यूट्रल हो गया, तो शनि से भी दसम भाव आपको देखना पड़ेगा। तब जाकर आप एक एक्यूरेट रिजल्ट पर पहुंचेंगे कि इस इंसान का प्रोफेशन कैसा होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जन्म कुंडली में अगर शनि पीड़ित है तो व्यक्ति प्रोफेशनली सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। किंतु ऐसे बहुत सारे होरोस्कोप देखे गए हैं जिनमें कि शनि बहुत ज्यादा पीड़ित है, बहुत ज्यादा कमजोर है, स्टिल इंसान की प्रोफेशनल सक्सेस बहुत ही बढ़िया लेवल की है। तो वो होता क्यों है? वो होता ही इसलिए है क्योंकि हमने मुख्य कारक को तो लगन बना लिया, किंतु हमने वहां पर
उस कारक से संबंधित जो भाव है उसका कोई एनालिसिस ही नहीं किया। तो इसलिए मैं अपने नाड़ी ज्योतिष के कोर्स में आपको भृगुनंदी नाड़ी के साथ पाराशरी के कुछ नियमों का अनुसरण कराऊंगा। और इसमें भी मैं ये साफ कह देना चाहूंगा, यहाँ भावों वाले नियम ले रहा हूं मैं, दशा अंतरदशा नियम वाला कोई नहीं लूंगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाराशरी में दशा अंतरदशा मेन है, तो आप अगर भृगुनंदी नाड़ी में पाराशरी को मिक्स कर रहे हैं तो दशा अंतरदशा आप क्यों नहीं ले रहे? दशा अंतरदशा अपने आप में एक अलग चीज है। दशा अंतरदशा इवेंट्स के लिए यूज की जाती है। अब क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में हमारे पास टाइम ऑफ इवेंट निकालने के लिए ग्रहों का गोचर और प्रोग्रेशन दोनों चीज अवेलेबल है, तो इसलिए हमें इवेंट के लिए दशा अंतरदशा की तरफ जाना नहीं पड़ता है। किंतु किंतु हमें रिजल्ट के लिए कारक भाव को एनालिसिस जरूर करना होगा। ठीक है, और कारक भाव के साथ साथ हमें कारक राशि का एनालिसिस भी करना होगा। तो नाड़ी ज्योतिष में हमें तीन मुख्य चीजों का हमेशा ध्यान रखना है: जीव लगन, कारक भाव और कारक राशि। अब आपके दिमाग में आएगा कि कारक राशि अपने आप में क्या है। देखिए, नाड़ी ज्योतिष ये कहती है कि जब तक कारक राशि बली नहीं होगी तब तक जीवन में उस कार्य से संबंधित प्रोग्रेस बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी। अब कारक राशि क्या है? जैसे कि प्रोफेशन के लिए जो कारक राशि है वो है मकर राशि, संतान के लिए जो कारक राशि है वो है सिंह राशि। काल पुरुष कुंडली को आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। काल पुरुष कुंडली में जो ग्रह, जो राशि जिस भाव की स्वामी है, आपको उसको कंसीडर करना ही पड़ेगा। अगर जन्म कुंडली में मकर राशि पीड़ित है तो व्यक्ति का प्रोफेशन बहुत ही हाई लेवल का होगा नहीं। अब आप जीव लगन से दसम भाव, शनि और आपको मकर राशि तीनों को एनालिसिस करना होगा। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो सकता है कि भाई तीनों को एनालिसिस करेंगे तो हम रिजल्ट पर कैसे पहुंचे, कि कौन सी चीज बेस्ट रहेगी? तो रिजल्ट पर पहुंचने का तरीका ये होता है कि हमारे पास तीन टूल्स हैं: कारक लगन, राशि और कारक लगन से भाव लगन। तो जितना ज्यादा ये तीनों चीजें स्ट्रांग होती जाएंगी उतनी ज्यादा किसी व्यक्ति के संबंधित चीजों में प्रोग्रेस होती जाएगी। जैसे कि प्रोफेशन के लिए देख रहे हैं, शनि स्ट्रांग है तो आप कह सकते हैं कि प्रोफेशन बढ़िया होगा। जीव लगन से और शनि लगन से दसम भाव स्ट्रांग है तो प्रोफेशन और बढ़िया होगा। और मकर राशि भी स्ट्रांग है तो आप कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की प्रोफेशनल सक्सेस एकदम हाई लेवल की होगी। तो यहाँ पर इन चीजों को आपको कंसीडर करके चलना है। इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। मैं इतना अपना एसी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। सर, जी। इसमें एक क्वेश्चन है कि अगर अगर समझिए कि कारक जो है, करियर का जो कारक है वो शनि है, और शनि को आप लग्न से भी देखना चाहेंगे, या फिर हम लोग जो आप जो तीन तीन बोले हैं, तीन चीज बोले हैं, उसी पे फोकस करना है? अब मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर हम मुख्य लगन को कंसीडर करते हैं तो बहुत अच्छी बात। मुख्य लगन को अगर हम कंसीडर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आपको जीव लगन से दसम भाव देखने की जरूरत नहीं है अगर आप मुख्य लगन को कंसीडर कर रहे हैं। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि बहुत सारे समय ऐसा होता है कि हमारे पास बर्थ टाइम एक्यूरेट नहीं होता है। जैसे कि आपने मुझे भी चैनल पर देखा होगा कि मैं जब होरोस्कोप एनालिसिस करता हूँ, सेलिब्रिटी होरोस्कोप एनालिसिस करता हूँ, तो मैं जीव लगन के आधार पर ही एनालिसिस करता हूँ। तो क्योंकि आप जीव लगन को आधार बनाकर एनालिसिस कर रहे हैं तो जीव लगन से दसम भाव आपको देखना पड़ेगा। अब अगर आपके पास मुख्य लगन एक्यूरेटली अवेलेबल है, आपको पता है कि इस इंसान का जन्म कर्क लगन में हुआ है, तब आपको जीव लगन से दसम भाव देखने की जरूरत नहीं है। तब वो आपको मुख्य लगन से दसम भाव उस चीज का आइडिया पूरा पूरा दे देगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है बर्थ टाइम प्रॉपरली, तब आपको जीव लगन से दसम भाव को लगन बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर, ठीक है सर, थैंक यू। सर एक चीज आप जो बोल रहे थे नाड़ी में पराशर का अप्लाई, सर ये तो पहले से ही है।
जो भी कारक है, जब जीव कारक जो भी कारक हम देखेंगे ना, तो हम्म। उसका तो 7th हाउस जैसा जब सैटर्न देखेंगे कर्म के 10th हाउस तो हम लोग देखते हैं, सर आप, लगन से नहीं। हाँ आप कर्म देखते होंगे। कर्म भाव का जो प्लेनेट है उसका तो हिसाब से हम लोग देखते थे नाड़ी में, ये तो है ही पहले से। सर इसमें तो आप, पराशर का तो नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, बोलिए। आप देखते होंगे जरूर, नो डाउट। मगर आज के समय में, क्योंकि पहले भी मैं क्लासेस ले चुका हूँ और मैंने देखा कि इस तरह से जो लोग सीख के आए हैं इधर उधर से, जैसे भी सीखते हैं, वहां पर नाड़ी ज्योतिष, जब स्पेशली भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष की बात होती है, तब केवल और केवल मुख्य जीव लगन से ही एनालिसिस करना सिखाते हैं। उसमें एनालिसिस करने के लिए, जैसे कि शुक्र को लगन बना लो, पत्नी के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, शुक्र कौन सी राशि में किस ग्रह की दृष्टि पा रहा है। प्रोफेशन के बारे में जानना है तो शनि को लगन बना लो, पति के बारे में जानना है तो मंगल को लगन बना लो। उस तरह का मैंने लोगों की लर्निंग में पाया, इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज क्लियर करनी जरूरी समझी। ठीक है। एकदम एकदम सर, ये बहुत है, ऐसा भी सीखता है बहुत अभी, मगर आरजी राव सर भी उसकी बुक में क्या ये इसके अंदर मतलब आप जो बोल रहे हैं वो कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है। नहीं, जो मैं कारक भाव तो लेना है जी, मैं पर्सनली वो कारक कॉन्सेप्ट भाव। यूज करता हूँ। हम्म, अच्छा, उसके बाद आरजी राव की बुक्स, आरजी राव जी की बुक्स में भी मैंने उस चीज को बहुत ही कम यूज उसका पाया। मैंने आरजी राव जी की सारी बुक्स बहुत डिटेल में रीड की हैं, तो उसमें हाँ सर, एसेंस ऑफ नाड़ी में आप क्लियर देखेंगे, जो चार्ट मैंने डिस्कशन है ना मैंने एसेंस ऑफ नाड़ी में। मैंने पढ़ी है सर, 3 बार पढ़ी है। हाँ हाँ, मैंने 3 बार। उसमें देखिए सर, उसमें ये चीज और थोड़ा सा क्लियर है। बहुत कम चार्ट्स में, एक दो में, और मैंने पूरी की पूरी किताब के एक एक चार्ट्स के नोट्स बनाए हैं, एक एक चार्ट को वेरी गुड। डिटेल में डिकोड किया है। क्योंकि मैंने जब एसेंस ऑफ नारी पढ़नी शुरू की थी, तो मुझे उसका मार्केट वर्जन मिला नहीं था, तो मैंने उसके पीडीएफ से एक एक पेज उसका कॉपी कराया था, तो पीछे का पेज खाली था जिस चार्ट का, तो मैंने उसी एकदम के एकदम पीछे पूरे के पूरे चार्ट्स को मैंने वहां पर डिकोड किया है, अपने हाथ से राइटिंग कर करके। पूरी किताब को 3 3 बार मैंने डिकोड बढ़िया किया। सर, बढ़िया तो मैंने वो चीज़ वहाँ बढ़िया। मिसिंग पाई, और लोगों की लर्निंग में भी वो चीज़ मैंने मिसिंग पाई, क्योंकि मैं पहले भी क्लासेस ले चुका हाँ हूँ। हाँ, तो इसलिए मैंने उस चीज़ को क्लियर करना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि वरना एक नाड़ी ज्योतिष में एकदम यही एकदम कि शुक्र को लगन बना लीजिएगा, मंगल को लगन बना लीजिएगा, जीव लगन को लगन बना लीजिएगा, यही कॉन्सेप्ट मोस्टली नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में चलता है। और उस कॉन्सेप्ट में मैंने पर्सनली फील किया कि रिजल्ट उतने बेटर नहीं आ पाते हैं। ठीक है। सर, क्लियर कोई बताता नहीं है ना, यही प्रॉब्लम, तो वही वही थोड़ा थोड़ा बताकर तो छोड़ देता है, इसीलिए तो ये प्रॉब्लम अभी मार्केट में है। जब आप जी जी। 100 स्टूडेंट मिलेगा तो 90% स्टूडेंट उस तरह की मिलेगा, 10% स्टूडेंट जो मिलेगा जो प्योरली वो नाड़ी के अंदर काम कर रहे हैं। अब आई डोंट नो कि लोग प्योरली नाड़ी पे क्यों काम नहीं करते, अच्छे खासे रिजल्ट्स मिलते हैं और बहुत ही एक्यूरेटली रिजल्ट्स मिलते हैं। एकदम एकदम, बहुत एक्यूरेट रिजल्ट। ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। अभी किसी और का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए, अब एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा। देखिएगा, हमारे पास ज्योतिष में 3 मुख्य टूल दिए हैं: राशि, भाव और कारक। तो मैं जितना समझता हूँ, यहाँ पर अभी जितने लोग हैं वो सब उसमें एक्सपर्ट हैं, तो उस चीज पर मैं डिटेलिंग में जाऊंगा ही नहीं। मगर एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आप होरोस्कोप एनालिसिस करें, तो अपने माइंड पर कभी भी ये प्रेशर ना रखें कि आप किसी की जन्म कुंडली को एनालिसिस कर रहे हैं। जब भी जन्म कुंडली आप एनालिसिस करेंगे, तो आप अपने दिमाग पर केवल और केवल इतना रखिएगा कि एक हमारे सामने एक मैप है, उस मैप में 12 हाउसेज हैं, 9 प्लैनेट्स हैं और 12 साइंस हैं। इसके अलावा ये कुछ नहीं है, कहाँ पर क्या प्लैनेट बैठा है वो वहां पर एक उसमें इंडिकेशन बैठा है। उस इंडिकेशन को समझना है। जस्ट लाइक कि आप रोड पर जा रहे हैं, और रोड पर जाते हुए आप देख रहे हैं कहीं रेड लाइट है, कहीं अभी ये ग्रीन हुई है, अब ये ऑरेंज हुई है। बस उसी तरह से कभी आप देख रोड पर आप देखते हैं अभी ब्रेकर के साइंस आ रहे हैं, तो आपको सीधा सा समझ में आएगा अभी गाड़ी में ब्रेक स्पीड कम करनी है, ब्रेक मारना है। उसी तरह से होरोस्कोप है, इसके अलावा होरोस्कोप में कुछ नहीं है। आप जितना ज्यादा इस चीज को अपने माइंड पर लेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो बेहतर ये है कि होरोस्कोप को अपने दिमाग पे बहुत ही लाइट रखें।
अब नाड़ी ज्योतिष में आगे बढ़ने के लिए मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपकी बेसिक पर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में फेल ही वो होता है जिस इंसान की बेसिक पर प्रॉपर कमांड नहीं है या जिसने बेसिक को स्किप कर करके सीखा है। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी अपने आप में दुनिया की सबसे आसान ज्योतिष पद्धति है, लेकिन ये सबसे ज्यादा टिपिकल उन्हीं को लगती है जिन्होंने 1 महीना मुझसे सीख लिया, 1 महीना किसी और से सीख लिया, और उसमें भी माइंड में, क्योंकि सबके अभी यहाँ जितने लोग हैं सबको एक नॉर्मल अंदाजा है कि कौन से ग्रह के क्या कारक हैं, किस राशि के क्या कारक हैं। उसके बाद उस चीज को स्किप कर करके जब चलते हैं ना, अभी ये सोचते हैं कि भाई मुझे बेसिक तो आता है तो मैं केवल इंटरमीडिएट लेवल पर जाऊं सीधा या एडवांस लेवल पर जाऊं, तो वही सबसे बड़ी गलती होती है कि उस बेसिक को बहुत ही सही से ना कर पाने की वजह से सही लेवल का प्रोडिक्शन नहीं आता। और नाड़ी ज्योतिष का बेसिक बहुत आसान है। आपको भावों के कारक, राशि के कारक और ग्रहों के कारक, इन तीनों पर बढ़िया से कमांड होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको योग बनाने आने चाहिए। किस तरह से कारकों का यूज करके आप योग बना सकते हैं। आप बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह ऐसे समझिएगा, जैसे कि चंद्र मंगल का योग है मान लीजिएगा। मंगल को भूमि कहा गया है और चंद्र को जल कहा गया है। अब भूमि कौन सी उपजाऊ होगी? जिस भूमि के आसपास जल होगा, पानी होगा। अगर सिंचाई की व्यवस्था नहीं है तो आपके पास कितनी भी बड़ी लैंड है मगर वहां पर फसल नहीं हो सकती। तो चंद्र मंगल के योग को लक्ष्मी योग कहा गया है, क्योंकि वो एक अच्छी एग्रीकल्चर लैंड को इंडिकेट करता है, और अच्छी एग्रीकल्चर लैंड है तो इंसान, सीधी सी बात, अच्छी फसल होगी तो उसके पास अच्छा पैसा आएगा। तो इस तरह से आपको नाड़ी ज्योतिष में आगे बढ़ने के लिए या नाड़ी ज्योतिष में प्रोडिक्शन देने के लिए आपको राशि, भाव और ग्रह, तीनों के कारकों पर एक बढ़िया कमांड होनी ही होनी चाहिए। जैसे कि गुरु और सूर्य का योग है। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा कहा गया है, गुरु को जीव कहा गया है। तो गुरु और शनि का जब कुंडली में योग होगा तो ये अपने आप में जीवात्मा योग कहलाएगा। सभी ज्योतिष विद्वान यहाँ पर सभी जानते होंगे। मगर होता क्या है, बेसिक जो छोड़ देते हैं वो उसको जानते तो हैं, उन्होंने बस इतना समझ लिया, सुन लिया किसी एस्ट्रोलॉजर से भी, सूर्य गुरु के योग को जीवात्मा योग कहते हैं, एक किताब में पढ़ लिया कि सूर्य गुरु की युति को जीवात्मा योग नाड़ी ज्योतिष में कहा जाता है। मगर इसके रिजल्ट किस तरह से आ सकते हैं, क्यों आ सकते हैं, इस चीज को जब आप स्किप करके चलते हैं तभी प्रिडिक्शन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। अगर इन चीजों को स्किप करके नहीं चलेंगे, डिटेलिंग में अगर जाएंगे, तो नाड़ी ज्योतिष आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आप सभी को ये करना है कि आप जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा हर चीज की डिटेलिंग में जाइएगा। कोई भी चीज आपको लगती है कि मेरी समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिएगा कि भाई ये चीज है, मैंने कहीं पढ़ी थी या ऐसा होता है, तो इसकी डिटेलिंग क्या है। मुझसे जितना संभव होगा उतना मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? चलिए, किसी का कोई डाउट नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। तो सबसे पहले आज हम गुरु ग्रह के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में मेल होरोस्कोप हो या फीमेल होरोस्कोप हो, दोनों ही होरोस्कोप में गुरु से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी प्लेनेट को नहीं दिया गया है। क्यों? जैसे कि नॉर्मल सी चीज है, गुरु को जीव कारक ग्रह माना गया है, और साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में गुरु को ईश्वर का साक्षात स्वरूप, ईश्वर का वरदान माना गया है। जन्म कुंडली में गुरु एक ऐसा ग्रह है जो कि जब भी किसी ग्रह पर प्रभाव देगा, दृष्टि देगा, उसके बल में ही वृद्धि करेगा। जब हम रेमेडीज की बात करते हैं तो उस समय भी हमें यह देखना होता है, कोई योग बन रहा है, बहुत खराब योग बन रहा है जन्म कुंडली में, अब हमें देखना है कि इस ग्रह के लिए या इस योग के लिए रेमेडी बताई जाए या ना बताई जाए, या रेमेडी काम करेगी या नहीं करेगी। तब हमें उस जन्म कुंडली में गुरु को ही सबसे पहले देखना होता है। जो लोग जन्म कुंडली में किसी दुर्योग की रेमेडी बताते हैं और वो भी गुरु का विश्लेषण किए बिना, उन लोग उन लोगों की रेमेडी काम ही नहीं करती। क्योंकि अब आपने कोई रेमेडी बताइए, किससे रिलेटेड बताइए? ईश्वर से तो रिलेटेड बताइए ना। आप किसी को कोई रेमेडी बताएंगे कि आप ये पूजा कर लीजिएगा या आप ये कोई मंत्र साधना कर लीजिएगा। अब आपकी जन्म कुंडली में अगर ईश्वर की उतनी ज्यादा अनुकंपा है, और किस तरह से वो अनुकंपा है,
उसी को तो एनालिसिस करके आपको रेमेडी बता पाएंगे। तो वहां पर भी आपको जन्म कुंडली में गुरु के बल को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और गुरु के बल को जानने का तरीका क्या है, जैसे कि मैंने आपसे कहा, आपको अगर मुख्य लगन है, मुख्य लगन है तो आपको गुरु के भाव की प्लेसमेंट देखनी है कि किस भाव में गुरु प्लेस्ड है और किस भाव का स्वामी होकर वो दृष्टि दे रहा है। तो उस तरह से आपको वो रेमेडी बतानी है। इस पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वो जब प्रैक्टिकल होरोस्कोप सामने रखा होगा तब मैं उसमें आपको चीजों को अगर क्लियर करूंगा तो आपको बहुत अच्छे से वो चीजें समझ में आ जाएंगी, किस तरह से गुरु कहाँ पर बैठा था और कैसे वो समझेंगे। इसके बाद जब मैंने अभी आपको बताया कि हमें जीव लगन को लगन बनाकर बाकी ग्रहों को देखना है, तो उसमें भी आपको जब हम ग्रहों को एनालिसिस करते हैं, जैसे कि एक नाड़ी ज्योतिष में कहा जाता है, जैसे मैं भी अभी आपसे कह रहा हूं कि गुरु सबसे शुभ ग्रह है, गुरु को ईश्वर का वरदान माना गया है। तो उस स्थिति में मान लीजिएगा आपने चंद्र को लगन बनाया, आपने चंद्र को लगन बनाया और चंद्र लगन से अगर गुरु अष्टम भाव का स्वामी हो रहा है, तो क्या उस स्थिति में भी आप ये मानकर चलेंगे कि गुरु यहां पर केवल अच्छे ही फल देगा? नाड़ी ज्योतिष में यही कहा जाता है कि गुरु ईश्वर का वरदान है, गुरु की दृष्टि ईश्वर का अमृत है और जहां पर भी पड़ेगी वहां पर एक अच्छे ही रिजल्ट देगी। किंतु जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ग्रह को लगन बनाना है, तो वहां से जब आप ग्रह को लगन बनाएंगे तो ग्रह से जिस ग्रह का आप फल देख रहे हैं वो किस भाव का स्वामी है, उस पर भी आपको एक बार विश्लेषण करना होगा। अगर आप उस पर विश्लेषण एक बार नहीं करेंगे तो भी आपके रिजल्ट में एक्यूरेसी नहीं आएगी। इस संबंध में उत्तर कालामृत बड़ी अच्छी बात कहती है। उत्तर कालामृत कहती है कि लोगों की दशा जब देखते हैं लोग, तो वहां पर दशा कई बार अभी दिख रहा है कि योग कारक ग्रह की दशा भी बहुत अच्छा फल नहीं दे रही, मगर वो होता क्यों है? देखिएगा, उत्तर कालामृत कहती है कि आपके पास मुख्य लगन है, पाराशरीय मुख्य लगन होती है, मुख्य लगन में आप जिस ग्रह की दशा देख रहे हैं वो लगन से उस ग्रह की मूल त्रिकोण राशि जिस भाव में आती है, ग्रह उस भाव का ही फल अपनी पूरी दशा में देता है। अब मान लीजिएगा शनि लगन जन्म कुंडली में तृतीय और चतुर्थ भाव का स्वामी है, वृश्चिक लगन है किसी का, शनि होगा तीसरे भाव का और चतुर्थ भाव का स्वामी। अब मूल त्रिकोण राशि कौन सी है? मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, यानी चतुर्थ भाव की राशि। तो शनि की दशा और अंतरदशा मूल त्रिकोण राशि का फल देगी। अब जो एक रिजल्ट निकाल कर चलते हैं ना कि कोई ग्रह कारक भी है अकारक भी है, जैसे कि एग्जाम्पल कोई दिमाग में इस समय आ नहीं रहा, कोई ग्रह होता है कि किसी ग्रह जन्म कुंडली में जैसे कि आप ये लगा लीजिएगा, मकर लगन लगा लीजिएगा, मकर लगन में बुध छठे भाव का और नवे भाव का स्वामी होता है, सिक्स्थ का और नाइन्थ का स्वामी होता है। अब मान लीजिएगा दशा सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं, तो अपनी दशा में बुध किस भाव का फल देगा? बुध नाइन्थ हाउस का फल देगा, क्योंकि बुध की जो मूल त्रिकोण राशि है वो मकर लगन में नाइन्थ हाउस में आती है। इसी तरह से आपको भृगु नंदी नाड़ी में भी ग्रहों की नेचर को समझना है कि अगर आपने चंद्र को लगन बनाया, आपने देखा मकर राशि में चंद्र बैठा है, आपने चंद्र को लगन बना लिया, अब चंद्र को तो आपने लगन बना लिया, तो अब चंद्र के लिए बुध किस तरह का फल देगा? तो जब आपने चंद्र को लगन बनाया तो बुध दो भावों का स्वामी बना, चंद्र से छठे भाव का और चंद्र से नवम भाव का स्वामी। तो बुध जब भी चंद्र को प्रभाव देगा वो नवम भाव के 80% प्रभाव देगा और सिक्स्थ हाउस के 20% प्रभाव देगा, क्योंकि उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है वो है चंद्र से नवम भाव की राशि। और इसलिए आप देखेंगे, जैसे मैं आपको मकर लगन का ही एग्जाम्पल लेता हूं, मकर लगन वालों की जन्म कुंडली में एक बहुत बढ़िया योग बनता है कि उनके शत्रु भी उनके भाग्यवर्धन को करते हैं। क्यों? मकर लगन आप जब देखेंगे तो मकर लगन में बुध कितने भाव का स्वामी है? छठे भाव का स्वामी, यानी कि आपके शत्रु को इंडिकेट करता है, और बुध आपके नवम भाव का भी स्वामी है जो कि आपके भाग्य को इंडिकेट करता है। तो बुध आपके भाग्य और शत्रु दोनों का स्वामी हो गया। अब क्योंकि मूल त्रिकोण राशि आती है नवम भाव में, तो इसलिए
आपके शत्रु भी आपको फायदा देने लगते हैं। इसलिए मकर लगन वाले आपको बहुत कम ये शिकायत करते हुए मिलेंगे कि मुझे मेरे शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशानी है, या मुझे हरसमेंट का शत्रुओं से बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है, या बहुत ज्यादा मुझे कोर्ट केसेस से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। अगर कोर्ट केसेस भी ऐसे लोगों के साथ होते हैं तो आप देखेंगे वो कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे उनको फायदे देकर चले जाएंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी ग्रह को लगन बनाएंगे तो आप उसकी मूल त्रिकोण राशि को एक बार जरूर देख लेंगे। और ये बेसिक अगर आप में से किसी के पास, हालांकि मैंने यहाँ पर अपने कुछ पुराने मित्र, पुराने स्टूडेंट्स भी ऐड किए हैं, तो उनके पास तो वो बेसिक सारा है। मोनिका जी, आर एस जी और बुद्धदेव जी, अगर आपको अगर इस बेसिक में कोई डाउट हो तो वो आप ग्रुप में लिख दीजिएगा, मैं वो बेसिक आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर चाहता नहीं कि बेसिक पर किसी का भी कोई टाइम खराब किया जाए, क्योंकि ये बेसिक नॉर्मल बेसिक हैं, सब बुक्स में मिल जाते हैं। यहाँ पर हम केवल प्रिडिक्शन पर बात करेंगे, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? पूछो भाई। एक चीज याद रखना, ये इस क्लास में मैं आपको रिकॉर्डेड लेसन्स भी दे सकता हूँ, मगर ये जूम पर क्लास करने का सबसे बड़ा फायदा ही ये होता है कि यहाँ आप डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी आप तब तक नहीं सीख सकते जब तक कि आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे। एस्ट्रोलॉजी सीख ही वो पाता है जो अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा चला सकता है। जी गोपाल जी। हाँ नहीं सर, अभी तक तो ठीक है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, अभी आगे आएगा पूछेंगे। ठीक। अब जब हम कारकों की बात करते हैं तो कुछ बेसिक चीजें आपके दिमाग में हर समय होनी चाहिए। ग्रह के मुख्य कारक, जैसे कि मान लीजिए गुरु के हो गए, गुरु आपका टीचर है, आपका मेंटर है, आपके शरीर की प्राणवायु है। उसके साथ साथ आपको कुछ बेसिक चीजें और पता होनी चाहिए, जैसे कि ग्रह का जेंडर, ग्रह का तत्व, ग्रह का कलर और ग्रह की नेचर। ये चीजें आपके पास हमेशा आपके माइंड में होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रिडिक्शन देते हैं तो वहां पर, अब मान लीजिए कोई अगर संतान से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है, तो वहां पर हमें देखना होगा कि भाई जिन ग्रहों का पंचम भाव पर या सूर्य पर प्रभाव आ रहा है उनके जेंडर क्या है। अब जेंडर नहीं पता होंगे तो फिर वहां पर आप बहुत ही सटीकता के साथ बता नहीं पाएंगे। इसी तरह से आपको प्लैनेट्स के कलर्स के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिएगा अगर आप किसी के स्पाउस के बारे में प्रिडिक्शन देना चाहते हैं, अब सामने वाले ने पूछ लिया मेरे स्पाउस का अपीयरेंस कैसा होगा, लुक कैसा होगा, तो वहां पर आपको प्लेनेट के कलर और साथ ही साथ प्लेनेट किस तरह की शेप्स देता है, जैसे कि मान लीजिएगा गुरु जो शेप देता है कई बार काफी शार्प सी देता है, मंगल जो शेप देता है वो बहुत ही स्पोर्टी शेप देता है, शनि जो शेप देता है वो लूज शेप सी देता है, ढीला ढाला सा इंसान कई बार बना देता है, मगर लंबा सा होगा, या फिर ढीला ढाला अगर नहीं होगा तो बहुत ज्यादा लंबा सा लीन सा हो जाएगा। तो उस तरह की ये चीजें आपके माइंड में हर समय होनी ही होनी चाहिए। अगर ये चीजें, इनमें कहीं पर भी अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो उन चीजों को आप नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार स्टडी कर लीजिएगा। बुक्स हर बुक में अवेलेबल होती हैं, उनको बढ़िया से करके याद कर लीजिएगा। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी पढ़नी शुरू की थी तो मैं इन बेसिक चीजों को कम से कम एक महीना तक रोज पढ़ता था, रिवाइज करता था, ताकि वो आपके माइंड में इस तरह से बैठ जाए कि अभी क्या सोचना ना पड़े। ग्रह आपके सामने आया, प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन आपके सामने आया, तो आपका बेसिक इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको वो सारी चीजें बढ़िया से याद है, आपका माइंड सोच नहीं रहा, तो फिर वो प्रिडिक्शन एकदम से निकल कर आएगा। अगर आपके माइंड को सोचना पड़ रहा है बेसिक चीजों के लिए तो प्रिडिक्शन कभी निकल कर नहीं आएगा। ये चीज बढ़िया से अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। और एलिमेंट्स मैंने आपसे क्यों कहा, देखिएगा जब हम ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में बात करते हैं तो वैसे तो एक बेसिक चीजें हैं, पाराशरी में सभी विद्वानों को पढ़ा दी जाती हैं कि मंगल और शनि शत्रु हैं, मंगल और राहु शत्रु हैं, सूर्य और राहु शत्रु हैं,
एक बेसिक चीजें पढ़ा दी जाती हैं। मगर ये शत्रु क्यों हैं और किस तरह से काम करते हैं, जब तक आपके पास ये बेसिक बहुत ही स्ट्रांगली क्लियर नहीं होगा तब तक आप ज्योतिष में बहुत ज्यादा सक्सेस पा ही नहीं सकते। इसलिए इनके एलिमेंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब इनकी शत्रुता क्यों है, सीधी सी बात है, प्लैनेट्स के एलिमेंट्स की वजह से। आप प्लैनेट्स के एलिमेंट्स को जिस समय समझ जाएंगे, प्लैनेट्स की नेचर को जिस समय समझ जाएंगे, उस समय आप ग्रहों की मित्रता शत्रुता को आसानी से समझ सकते हैं, और उसके बाद आप बढ़िया करके उसका प्रिडिक्शन दे सकते हैं। अब जैसे सूर्य राहु को शत्रु बताया गया है। सूर्य कौन है, अग्नि तत्व है। राहु कौन है, धुआं है। इनका जो एलिमेंट है, राहु का स्मोक एलिमेंट हो गया, सन का फायर एलिमेंट हो गया, लाइट एलिमेंट हो गया। अब जब लाइट के सामने स्मोक आ जाएगा तो सीधी सी बात है, लाइट बहुत ज्यादा आपको रोशनी नहीं दे पाएगी। मतलब रूम में अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइट के सामने कुछ स्मोक आ रहा है या कुछ बाधा आ गई, तो सीधी सी बात है, लाइट आपके रूम में प्रॉपर नहीं होगी। सेम दिन में होता है, कई बार सूर्य तो निकल ही रहा है, सुबह सूरज तो सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक निकलता है। अब उसके सामने कहीं बादल आ गए तो आपको क्या लगता है कि सनलाइट कम हो गई। अब वो सनलाइट कम हो गई, आपके पास तक तो कम आ रही है केवल, मगर यूनिवर्स में तो प्रॉपर सनलाइट है, मगर वहां से उसकी वो मित्रता शत्रुता बनी है, और उसी वजह से प्लैनेट्स की एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि हमारे पास वो एनर्जी कम आ रही है, तो वो इफेक्ट हमारे ऊपर डाली है। यूनिवर्स में तो उतनी एनर्जी है, बादल यूनिवर्स पे कोई असर नहीं डाल रहे, किंतु जो ज्योतिष शास्त्र बना है, जो ज्योतिष की अवधारणा बनी है, वो हम तक बनी है। तो जो हमारा होरोस्कोप है वो उस समय की प्लेनेटरी पोजीशन है जब हमारा बर्थ हुआ, और उस समय अगर मान लीजिएगा सूर्य राहु किसी के कंजंक्शन में बैठे हैं, तो उस समय राहु की वजह से सूर्य का जो एलिमेंट है, सूर्य की जो एनर्जी है, वो उस नेटिव को बहुत ही स्ट्रांगली नहीं मिल पाई। तो सीधी सी बात है, उसकी लाइफ में सन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और सन से रिलेटेड वो प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको उसके लिए आगे कुछ करना पड़ेगा, उसको कोई रेमेडी बतानी होगी, या कुछ ना कुछ उसके लिए सोचना पड़ेगा कि किस तरह से इस नेगेटिव इन्फ्लुएंस को पॉजिटिविटी में बदला जाए। मगर वो आप कब बदलोगे, जब आप उसको उसके एक्यूरेट एलिमेंट्स मालूम होंगे। यहाँ तो मैंने आपको केवल एक एग्जांपल दिया है कि राहु को हमने क्लाउड माना है, राहु को क्लाउड कह लीजिएगा, और सन को सन कह लिया। सन के सामने क्लाउड आ गया तो सनलाइट कम आई, तो उसके बहुत सारे बैड इफेक्ट्स इंसान के ऊपर आ सकते हैं। जैसे कि सूर्य को ज्योतिष शास्त्र में बैन मैरो का कारक माना गया है, रीढ़ की हड्डी का कारक माना गया है। अब रीढ़ की हड्डी पर अगर राहु का प्रभाव आएगा, यानी कि सनलाइट प्रॉपर नहीं है या सन की एनर्जी कम है, तो इंसान को रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। कालपुरुष कुंडली में सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, पंचम भाव को हृदय का भाव माना गया है। अब हृदय पर राहु का प्रभाव होगा तो वहां पर वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये एलिमेंट्स की आपको मास्टरी करनी पड़ेगी। जब तक आप इन एलिमेंट्स की मास्टरी नहीं करेंगे, तब तक बढ़िया से प्रोडिक्शन बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु क्यों है, मित्र क्यों है, इस चीज को बहुत ही डिटेल में अपने माइंड पे एकदम से बिठा लीजिएगा। अगर नहीं बिठा पाते हैं, नहीं याद हो पाता है, तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको बहुत ही इजी वे में कुछ चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा, आपके माइंड में बैठ जाएंगी। क्लियर? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? अभी इस मीटिंग ये मीटिंग 2 मिनट बाद बंद हो जाएगी, तो आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी 1.5 मिनट का टाइम है इसमें। पूछेगा, हाँ गोपाल जी पूछिए। सेम लिंक है क्या, सेम लिंक पे ज्वाइन होना? हाँ, सेम लिंक पे ज्वाइन होगी। अभी पता नहीं, जूम ने शायद कुछ चेंज किया है। मैं लास्ट टाइम कुछ वेबिनार कर रहा था, नहीं एक क्लास ले रहा था, उसमें क्या हुआ कि वो 9 मिनट का टाइम दिखाने लगा कि 9 मिनट बाद ज्वाइन होगी। अभी उसके बाद से मैंने अभी एक हफ्ते पहले किया था, अब देखता हूँ क्या इश्यू आता है। बाकी तो नॉर्मली उस सेम लिंक से ज्वाइन हो जाती है। पहले भी आपने की है गोपाल जी, आपने तो हाँ सर। आपने तो पहले भी की है जूम मीटिंग्स ये। हाँ 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 हाँ, ठीक है सर। सर गूगल मीट पर नहीं है ये प्रॉब्लम ऐसे? नहीं, गूगल मीट पे क्या है, अभी गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी नहीं है। फिर उसके लिए वो ओके, शायद कुछ उसका कुछ पैक वगैरह लेना पड़ता है। तो चलो कोई बात नहीं सर, तो दोबारा लिंक को हम कर लेंगे। हाँ हाँ, लिंक पर दोबारा क्लिक कर लीजिएगा। गूगल मीट पे वो फैसिलिटी नहीं है, वो होती तो मैं गूगल मीट पे ही करता। मैंने कोशिश की भी, हो सकता है मुझे ना पता हो, मगर मुझे मिली नहीं गूगल मीट पर वो।
जूम हमारे थोड़ा सा इजी है, गूगल मीट से जूम इजी है एवं कंफर्टेबल भी है। हाँ, जूम थोड़ा अच्छा, जूम में फंक्शंस अच्छे हैं और जूम में क्लैरिटी ज़्यादा है, ये मैंने नोटिस किया। अभी क्या है, जैसे कि मुझे फ्लूट सीखता हूँ, मैं ऑनलाइन ही सीखता हूँ, तो गूगल मीट से अगर सीखो तो वहाँ पर वॉइस की क्लैरिटी नहीं आती, मगर जूम में अलग ऑप्शंस दिए हैं, अगर आप म्यूज़िक क्लासेस ले रहे हो या कुछ कर रहे हो तो अलग अलग